हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एससेट 2023 के एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको अपना एग्जाम जो है वो कैसे कंडक्ट करना है, कैसे आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है, आपके पास कितना टाइम होगा और इतने टाइम में आप अपना एग्जाम जो है वो कैसे मतलब पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और बहुत लेंथी पेपर होता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सॉल्व करने वाले होते हैं, तो उसमें हमारा ज्यादा टाइम चला जाता है। तो आपको सारा पता होना चाहिए कि आपको अपना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ मान लो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो हमें नहीं आते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पर हम क्या करते हैं उन क्वेश्चंस को, मतलब बहुत लेंथी पेपर होते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। तब उस सिचुएशन में हम कैसे अपना एग्जाम जो है ऐसे अटेम्प्ट करें कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाए। तो ये सारा का सारा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस है। ठीक है, तो आप कैसे अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट टाइम पर आपको कैसे क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको यहाँ पर आपको पता आपका कल तो पेपर ही है, तो फालतू की टेंशन लेने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपकी जॉब ही लगनी है, इसके बाद तो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। आपको इसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको क्वालिफाइंग नेचर का ही मानकर चले, उसी तरीके से ट्रीट करें और उसी तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। आपके एग्जाम टाइम में आपको, जैसे मान लो आपका कल एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम है, तो 3 बजे स्टार्ट है और 5:30 बजे खत्म है, तो आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है। लेकिन आपके क्वेश्चन भी कितने हैं, 150 है। ये 2.5 घंटे वैसे आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे ना, तब आपका टाइम यूं चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि आपको जो अपना कॉमन सेक्शन है वो भी करना है, इसके साथ साथ आपको 60 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट भी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। यानी कि जैसे सर्कल फिल करने होते हैं, तो आपको अपने सर्कल जो है वो कैसे फिल कर लेने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगी मैं। जैसे आपके सेक्शंस दिए होंगे, जैसे सेक्शंस बनाए गए होते हैं अलग अलग, 30 मार्क्स के सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला जो 30 मार्क्स का सेक्शन होगा वहां वो होगा आपका सीडीपी का। तो सबसे पहला सीडीपी का सेक्शन होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सेक्शन वाइज अपना एग्जाम जो है वो सोल्व करना, बजाय कि आप पूरा पेपर सोल्व करने के। या फिर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक एक करके सोल्व करते हैं, उसमें भी आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। बट हर किसी का अपना अलग पैटर्न होता है पेपर को सोल्व करने का। तो अगर मान लो आप आपका एक कंफर्ट जोन है, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं पहले, तो आपका एक कंफर्ट जोन बन चुका है, आप उसी तरीके से अपना पेपर देते हैं, तो आप उस तरीके से भी अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सेक्शन वाइज सोल्व कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी होता है कि मान लो जैसे पहले 5 क्वेश्चन है, उसके बाद 5 क्वेश्चन, उसके बाद 5 क्वेश्चन, तो आप पहले अपने 5 क्वेश्चन फिल कीजिए, उसके बाद फिर देन नेक्स्ट 5 एंड देन नेक्स्ट 5, ऐसे 5 करके भी आप अपने क्वेश्चन जो है वो फिल कर सकते हैं। तो मैं तो सेक्शन वाइज सोल्व करती हूँ, बस आपका भी अपनी एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है हर इंसान की। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जो एग्जाम अटेम्प्ट करती हूँ तो मैं सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करती हूँ। सबसे पहले कंप्लीट सीडीपी को सोल्व करना। ठीक है, सीडीपी को सोल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पर जाना, फिर उसे सोल्व कर लेना, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे ऐसे सोल्व करते जाना। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सीडीपी से खौफ रहता है, तो पहले ही सीडीपी को देखेंगे और डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। मान लो आपका कोई सेक्शन वीक है, मान लो सीडीपी आपकी वीक है, आपको बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो आप पहले किसी और सेक्शन को भी सोल्व कर सकते हैं। बट पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी सीडीपी सोल्व कर लेना। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनको फटाफट टिक कर देना जो आपको आते हैं। उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो आपकी समझ बनाने वाले क्वेश्चन है, जिस पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। उस क्वेश्चन को 2 बार रीड करना। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन करना, एंड देन उसके ऑप्शंस देखना कि इसमें से इसके ऑप्शंस कौन से नहीं हो सकते, तो नहीं वालों को पहले क्रॉस कर देना। एंड देन फिर जो उसका आंसर हो सकता है, मान लो आपने 2 को क्रॉस कर दिया और 2 बच गए, ठीक है, फिर उनको ध्यान से पढ़ना एंड देन आंसर टिक करना। तो ये ट्रिक होती है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने की, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट वाले तो हमें पता है, अगर हमें आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो फैक्ट वाले तो सीधे पहले अटेम्प्ट में ही हो जाते हैं, पहली रीडिंग में ही हो जाते हैं। दूसरी रीडिंग में आपको सोल्व करने हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन जो सीडीपी के हैं। ठीक है, जिसको आप समझकर टिक कर सकते हैं। तो सेकंड पर ये हो गई। थर्ड पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो उसको आप पहले छोड़ देना। ठीक है,
फिर चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट सेक्शन पर। जैसे आपकी हिंदी पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी है, तो उसमें आपको पैसेज भी देखने को मिलने वाला है आपकी बार। तो पैसेज की अगर मैं आपको बता देती हूँ, तो सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है। 2 बार अच्छे से पहले पैसेज पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ी स्पीड फास्ट रखना, क्योंकि आपको वहां पर बैठना नहीं है, पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले इसको फास्टली रीड कर लेना। जैसे हिंदी का तो बहुत इजीली हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको समझना भी पड़ता है। तो पहले जैसे हिंदी का पढ़ा, उसमें से क्वेश्चंस जो जो मिल रहे हैं उसको टिक करते गए। टिक करने के बाद आपको पेडागोजी की सोल्व करनी होगी। तो हिंदी के पहले पैसेज सोल्व किया एंड देन पेडागोजी सोल्व कर लेना। पेडागोजी इजीली सोल्व हो जाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई हेडेक की नीड नहीं है। ऐसा ही आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, पहले पैसेज को 2 बार केयरफुली रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है। उसमें जैसे एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ लेता है कई बार पैसेज में से, तो आपको ध्यान से पहले आप ना जब अपना एग्जाम अटेम्प्ट करें, जैसे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, आप अपने ऑप्शंस को ना पहले ये देखा करें कि इसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता। जब आप ये देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा नहीं होगा, तो आप उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मान लो अगर आपने पहले देख लिया कि इसका आंसर नहीं होगा, तो उसको फटाफट क्रॉस कर दिया। मान लो 2 ऑप्शन बचे, उनमें आपको डाउट है, तो उनको 2-3 बार रीड करो, फिर आप आराम से उसको टिक कर देना, तो आपके ज्यादा टिक करेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो फिर ऐसे आप इंग्लिश का पैसेज सोल्व करेंगे एंड देन इंग्लिश की पेडागोजी सोल्व करेंगे। तो हिंदी एंड इंग्लिश में आप पैसेज और पेडागोजी सोल्व करेंगे, आराम से सोल्व हो जाएगी। इसके बाद थर्ड सेक्शन पे चलते हैं, जहां पर आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी, हरियाणा जीके होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले इन तीनों सेक्शंस में से हरियाणा जीके के क्वेश्चन टिक कर लेना, वहां से आपका बहुत मेजर जो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम आप अपनी मैथ रीजनिंग को दे सकते हैं, क्योंकि एचटेट में मैथ रीजनिंग जो है बहुत इजी लेवल की तो नहीं आती है, ठीक है। बहुत इजी नहीं आएगी, थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी मॉडरेट होती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ी सी टफ होता है। मैथ भी एचटेट में थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर एग्जाम थोड़ा टफ आता है, तो आप उसको भी अच्छे से सोल्व कर लेना, ठीक है ना। तो रीजनिंग भी सोल्व करनी है, उसके साथ साथ मैथ भी सोल्व करना है। जितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं अच्छे से उनको सोल्व कर लेना, फिर आप आगे बढ़ना। वहां टेंशन मत लेना कि यहाँ पर हमारा रह गया, ये हो गया, वो हो गया। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते जाते हैं सभी अटेम्प्ट कर देना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उन पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। जो जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है उसको करते जाओ एंड देन टिक करते जाओ। सेक्शन वाइज टिक किया और क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ऐसे आपका 90 मार्क्स का कॉमन सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है अभी यहाँ तक। तो आपने यहाँ तक 90 मार्क्स का कर लिया पेपर। अब हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर आपका मान लो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो आप इजीली उसको सोल्व कर देंगे, आपके क्वेश्चंस देखते ही टिक होते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा जैसे हमारा सब्जेक्ट है वो थोड़ा टफ आ जाता है, बट वहां पैनिक होने की नीड नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो बहुत सोच समझकर अपने सब्जेक्ट को कवर करना। मान लो जैसे मेरा इंग्लिश का पेपर था, जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, एस्टेट इंग्लिश का पेपर था मेरा टीजीटी का, पिछले टाइम जब मैंने क्लियर किया, तो मैंने उसमें क्या किया, पहले मुझे मेरा ग्रामर पोर्शन अच्छा है, तो मैंने पहले ग्रामर को कर लिया, तो ग्रामर ने ही मुझे पास कराया, ठीक है। क्योंकि मैंने उस टाइम तक मेरी मास्टर्स भी नहीं हुई थी, मुझे लिटरेचर में कुछ भी नहीं आता था। अभी इस साल मेरी अभी रिजल्ट आया है, तो मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। तो आपको उसमें क्या करना है, मान लो अगर आप लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं तो आप पहले अपना लिटरेचर कर सकते हैं। अगर मान लो आप ग्रामर के पोर्शन में अच्छे हैं तो आप अपना ग्रामर का सेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में जो भी पोर्शन आपका अच्छा है वो आप पहले कर लेना, ठीक है। उसके बाद उन जो भी टॉपिक्स दिए, जैसे पैसेज भी दिया होगा, अगर आप इंग्लिश हिंदी दे रहे हैं, इंग्लिश से एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पैसेज दिया होगा, तो पैसेज को भी सोल्व कर सकते हैं आप, वहां से भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। ग्रामर सोल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं और वोकैबुलरी होती है, वो पोर्शन सोल्व कर सकते हैं। एंड देन जो आपका पोर्शन रह जाएगा उसको सोल्व कर सकते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग करना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लो 60 क्वेश्चन थे, 60 में से आपने 35 अटेम्प्ट कर दिए, जो आपके बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप बाकी अदर क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको सोल्व करेंगे। अब मान लो 2-2 3-3 बार रीडिंग करेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो रिकॉल होगा आपको, तो उसको भी टिक कर देना। अब बात रह जाती है, जो हमने एक बार तो हमारा जो एग्जाम है उसको सम्स अप कर लिया जितना हमें आता था। अब कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो हमने छोड़ दिए थे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते थे। अब उनको हमें क्या करना है, 2-2 3-3 बार रीड करना है। रीड करने के बाद में मान लो हमें कुछ समझ में आ रहा है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। पहले एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे, किसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता है। बाद में जो 2 ऑप्शन बचेंगे उसमें से
टिक करना है। ठीक है, ये तो हो गई। मान लो इसमें ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत डाउट होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते और एग्जाम में जो टाइम है वो भी हमारे पास में बहुत कम बचा है। तो मान लो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम भी बहुत कम है और आपको कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए, मान लो आपका 150 का पेपर था, आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं और अब आपको टिक करना है, तो आप कैसे टिक करेंगे, तुक्का कैसे लगाएंगे जल्दी से? तो मैं आपको बताती हूँ। आपको या तो ऑप्शन बी फिल करना होगा या ऑप्शन सी। मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है कि जो आंसर ज्यादा होते हैं ना, बी और सी वाले ज्यादा होते हैं। तो आप अपनी मर्जी से बी वालों सभी जितने 20 क्वेश्चन आएंगे सभी में बी सर्कल कर देना। ठीक है, या फिर अगर आपका मन करे तो सभी में सी सर्कल फिल कर देना। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप। ऐसे जो आपके, मैं ये नहीं कहती कि सारे ठीक होंगे, बट आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ठीक हो जाएंगे। मान लो पहले आपके 2-3 क्वेश्चन ठीक होते थे, यहां से आपके 6-7 क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, तो यहां से आपको बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बी या सी को टिक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से भी कोई टिक कर सकते हैं। बट मैंने जो फॉलो किया था, मेरे जो क्वेश्चंस रह जाते हैं मैं उनमें बी ऑप्शन टिक कराती हूँ, तो वहां से कुछ क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर लक फैक्टर भी काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि सी ऑप्शन ज्यादा आ जाते हैं, कई बार होता है बी ज्यादा आ जाते हैं, कई बार ए और डी के चांसेस जो है वो थोड़े से रेयर ही रहते हैं। तो आप ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग का। आपको टाइम, मान लो आपकी टीचर है क्लास में, टाइम नहीं है, घड़ी नहीं लगी हुई है, क्लासरूम में घड़ी नहीं है या आपका ध्यान नहीं है, तो आप बार बार टाइम पूछते रहना। मतलब ये नहीं है कि बार बार ही डिस्टर्ब कर देगा, मतलब जैसे आपको लगे टाइम पूछने का तो आप टाइम जरूर पूछिएगा। टाइम के भरोसे नहीं रहिएगा, क्योंकि टाइम इतनी फास्ट भागता है एग्जाम में, हमें पता नहीं लगता। और एक और बात बता देती हूँ, आपको कोई भी एग्जाम से पहले कुछ भी मत देखना। मान लो कल आपका शाम की शिफ्ट का एग्जाम है, तो सुबह कुछ मत देखना, आज पढ़ लेना जितना पढ़ना है। ठीक है, सुबह कुछ नहीं पढ़ेंगे, सुबह बिल्कुल फ्री माइंड से जाना है एग्जाम में। ये नहीं है कि आप एग्जाम में गए और वहां बैठकर रट्टे मार रहे हैं। मुझे तो ये बात बहुत, पता नहीं बच्चे पढ़ कैसे लिखते हैं एग्जाम टाइम पर, इतना माइंड प्रेशर में हो जाता है। एग्जाम टाइम पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है। तो उस टाइम पर आपको नहीं पढ़ना, बस रिलैक्स करना कि हाँ हमें आता है, बहुत कॉन्फिडेंस से जाना है कि मुझे आता है और मेरा आपकी बार एस्टेट का एग्जाम जो है वो जरूर से जरूर क्रैक होगा। इसके अलावा मान लो जो भी 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया था, उसको क्या फॉलो करना है उसका भी मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको प्रैक्टिस की नीड है ओनली, आपको किसी चीज की नीड नहीं है। और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया था उन्होंने अपनी प्रैक्टिस अब की बार अच्छी की होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी तो एग्जाम की है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। तो उस प्रैक्टिस को आपने अब तक कवर कर लिया होगा। मैंने पता नहीं कितनी वीडियो बना बनाकर आपको बताया था कि मान लो जिसका 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है तो उसको अपनी प्रैक्टिस पर फोकस्ड रहना है और थोड़ा सा एग्जाम जो है वो केयरफुली कंडक्ट कर लेना, आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने सारी की सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। इसके बाद हरियाणा की हिस्ट्री रह गई थी, वो मैं भी जो अपलोड भी कर दूंगी अभी थोड़ी देर तक। तो आपका सारा का सारा सिलेबस भी जो है मैंने कवर करा दिया है। जैसे मैंने आपको सारी सीडीपी कराई है, हरियाणा जीके कराई, हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी कराई है और ईवीएस कराई है पीआरटी वालों के लिए। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपकी यहाँ से कुछ तैयारी तो हो गई होगी। जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती थी मैंने आपकी हेल्प की है, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से हो। ठीक है, आप सभी एग्जाम क्रैक करें, ज्यादा से ज्यादा आपका एग्जाम क्रैक हो, आगे आने वाले टाइम पर आप भी जॉब लग जाए। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, एग्जाम अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट। और चैनल के साथ बने रहोगे तो आपको और भी ज्यादा आगे आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, आगे बहुत सारी गाइडलाइंस मिलने वाली हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको गाइड भी करती रहूंगी, पढ़ाती भी रहूंगी। मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकूंगी उतनी हेल्प करूंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आपको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आइए, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देकर आना, आपका एग्जाम जरूर अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में।